Hello students, welcome back to the journey of economics. My name is Anand Prajapati and today what we will going to continue with the objectives of a chapter number 4. आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमारा मोनोपोली है उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड देर आर द फ्यू सम्स जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले जो हम सॉल्व करेंगे. जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मोनोपोली की. अब मोनोपोली मार्केट क्या है, सिंगल सेलर एंड देर आर द वेरियस अदर फीचर्स. उसके बाद हमने कवर किया रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन. देन वी कवर्ड विद द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली. तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर अप की हुई है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं. एंड आज हम देखने वाले थोड़े बहुत MCQs जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. अगर आप देखेंगे तो पहला MCQ जो है व्हाट इट सेज, अ मोनोपोलिस्ट यूजुअली प्रोड्यूसेस less than optimum output, more than optimum output or the optimum output. So as you can see आंसर ऑलरेडी यहाँ पे बोल्डेड है. तो हमारा आंसर क्या है, एक मोनोपोलिस्ट जो है क्या प्रोड्यूस करता है, जो आउटपुट मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करता है वो होता है लेस देन ऑप्टिमम. लेस देन ऑप्टिमम. ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब होता है विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज, विदाउट वेस्टेजेस, विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज हमको क्या करना है, आउटपुट प्रोड्यूस करनी है. तो परफेक्ट कहने का मतलब ये है कि मोनोपोली के केस में क्या है, लेस देन ऑप्टिमम आउटपुट. और ऑप्टिमम आउटपुट आपका प्रोड्यूस होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में. इसके पहले वाले चैप्टर में जो हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन देखा था वहाँ पे आपका ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट MCQ आप देखोगे तो इसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि एक मोनोपोलिस्ट क्या होता है. ही इज़ नॉट अ प्राइस टेकर, ही इज़ नाइदर द प्राइस टेकर और प्राइस मेकर. हमारा आंसर क्या है, द मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइस मेकर. मोनोपोलिस्ट क्या होता है, वो प्राइजेस खुद से डिसाइड करता है कितने प्राइजेस में वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा. एंड प्राइस टेकर कौन होता है, प्राइस टेकर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने पढ़ा हुआ है. थर्ड वन MCQ, for a monopoly firm, average revenue is equals to marginal revenue, average revenue is greater than marginal revenue and average revenue is less than marginal revenue. तो यहाँ पे मोनोपोली के फर्म की बात हो रही है. तो मोनोपोली के फर्म के केस में एवरेज रेवेन्यू आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मार्जिनल रेवेन्यू. तो अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ था. दिस इज़ योर एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज़ योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज रेवेन्यू. और आप बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू ये ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द मार्जिनल रेवेन्यू. तो हमारा आंसर क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू ये हमने देखा था कहाँ पे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में. तो थर्ड MCQ जो है आपका हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज़ व्हाट, देखते हैं. अब फोर्थ MCQ में क्या बोल रहा है, इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट यूजुअली अर्न्स व्हाट. जब बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली के केस में लॉन्ग रन में हम अर्न करते हैं एक्सेस प्रॉफिट. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, एक्सेस प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम अर्न करते हैं लॉन्ग रन में इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन के केस में हम लॉन्ग रन में क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन, एक्सेस प्रॉफिट मोनोपोली के केस में. एक्सेस प्रॉफिट इज अर्नड व्हेन, एक्सेस प्रॉफिट इज अर्नड व्हेन वी आर अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट. एक्सेस प्रॉफिट हम कब अर्न करते हैं, तो एक्सेस प्रॉफिट जब अर्न होता है व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट. जब एवरेज रेवेन्यू आपका ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट से, तो ये सिचुएशन होता है एक्सेस प्रॉफिट का. जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू होता है एवरेज कॉस्ट के, ये सिचुएशन होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का. और जब एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू से, तो ये सिचुएशन होता है आपका लॉस का. तो एक्सेस प्रॉफिट का सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देखें तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, एवरेज कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी, डिमांड फॉर द मोनोपोली फर्म product is what, demand of a monopolist firm is what, perfectly elastic, less elastic or perfectly
इन इलास्टिक। तो यहाँ पे अगर बात करें हम मोनोपोली फर्म की, तो मोनोपोली फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे डिमांड कर्व ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व क्या होता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और लेस इलास्टिक होता है मोनोपोली के केस में, और परफेक्टली इलास्टिक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, ये हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन के केस का डिमांड कर्व, और ये डिमांड कर्व होता है कहाँ पे, मोनोपोली में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर है बी, दैट इज नथिंग बट द लेस इलास्टिक। इफ यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोनोपोली। मोनोपोली को सिचुएशन, मोनोपोली मार्केट को लेकर कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला है आपका क्या, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट मोनोपोलिस्ट डिसाइड्स बोथ द प्राइस एंड द आउटपुट टू बी सोल्ड। एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, दोनों चीज़ें डिसाइड करता है एक बार में, प्राइस और आउटपुट दोनों, जो कि गलत है। या तो एक बार में वो प्राइस डिसाइड करेगा, या तो एक बार में वो आउटपुट डिसाइड करेगा, दोनों चीज़ें साथ में डिसाइड नहीं होती मोनोपोली के केस में। एंड मोनोपोलिस्ट पोजेसेस नो बैरियर टू एंट्री, नो, ये भी गलत है। हमने क्या पढ़ा है, मोनोपोली के केस में क्या होता है, बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट, देयर इज अ बैरियर्स टू एंट्री इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। तो ये भी क्या हो गया, गलत। अ मोनोपोलिस्ट यूजुअली अर्न्स द एक्सेस प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। अभी देखा हमने इसके कुछ पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स में, इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव्स में ही हम लोग ने पढ़ा कि लॉन्ग रन में मोनोपोली क्या अर्न करता है, एक्सेस प्रॉफिट। तो ये क्या है हमारा, करेक्ट है। एंड द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस एट अ मिनिमम वेज रेट, ये क्या है, गलत है। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर वन इज योर सी। सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, योर C is nothing but what, your a monopolist usually earns the excess profit in the long run. Which of the following is an example of the sources of a monopoly power? Now बात की जाए जब sources of monopoly power की, तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पास जिसके बेसिस पे आप इतना इंटायर मार्केट में आप रूल कर रहे हो, इंटायर मार्केट को आपने कैप्चर कर रखा है, तो कुछ तो खास होगा तुम्हारे पास। तो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, अ की रिसोर्स इज ओन्ड बाय द सिंगल फर्म, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और किसी के पास नहीं है। लाइक इफ़ गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करो, तो गल्फ़ कंट्रीज़ के बाद जो है क्रूड ऑयल ज़्यादा है, पेट्रोल ज़्यादा है, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो दुबई, UAE, देन यूएस, कुवैत, सऊदी अरबिया, देयर आर द एन नंबर ऑफ गल्फ़ कंट्रीज़, उनके पास क्रूड ऑयल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके लिए वो क्रूड ऑयल क्या हो गया, की रिसोर्स हो गया। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी हो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी, या फिर लीगल प्रोटेक्शन हो। तो ये तीन चीज़ों में के केसों में क्या होगा, दिस आर द एग्जांपल ऑफ सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के तीनों जो है हमारे आंसर्स है, हमारे सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर है। द नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी, द फंडामेंटल सोर्स ऑफ अ मोनोपोली मार्केट पावर अराइजेस फ्रॉम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ना ही यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म, यस, ये एक ऐसा रीज़न है जिसके वजह से किसी एक पर्टिकुलर फर्म के पास मोनोपोली पावर आता है, क्योंकि वो दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है मार्केट में एंटर करने के लिए। मतलब वो पूरे मार्केट पे अपना कब्जा बनाया, पूरे मार्केट पे उसने क्या किया, कैप्चर किया हुआ है। तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज सी ऑफ द 9th वन। नेक्स्ट वन, a monopolist faces the downward sloping demand curve and can sell as much output as he desires at a market price. Yes, the monopolist faces a downward sloping demand curve, agree, but can sell as much as output as he desires at a market price, no. अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना है तो मार्केट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना होगा। इफ़ ही वांटेड टू इंक्रीज, इफ़ यू वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड कैन सेल ओनली द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अ आउटपुट एट ईच प्राइस, यस, हर एक प्राइस पे एक लिमिटेड क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं मोनोपोली के केस में। क्यों, क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो प्राइस और डिमांड के केस में क्या होता है, आपको अगर डिमांड इंक्रीज करना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले जब आप प्राइस को डिक्रीज करोगे तब आपका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट
A downward sloping demand curve can sell only the limited quantity of output at each price. Next one, the next MCQ, 11th one. If a profit maximizing monopoly firm faces the downward sloping market demand curve, its average revenue is less than the price of the product. नहीं. Average revenue is less than the marginal. No. Average marginal revenue is less than the price of output. Yes. ये की सिचुएशन होता है. ये सिचुएशन कहाँ पे है? मोनोपोली के केस में है. तो जरा ध्यान देना, आपको याद है हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइस की और मार्जिनल रेवेन्यू की. हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस की. तो प्राइस का मतलब एवरेज रेवेन्यू भी होता है. अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल रेवेन्यू के, या फिर आप बोल सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू को ही क्या बोला जाता है? प्राइस बोला जाता है. तो यहाँ पे ये कंडीशन के वजह से व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज सी. इफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट फेसेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व, उसका मतलब मार्केट रेवेन्यू कर्व इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज लेस देन द price or the average revenue curve, or in short MR is less than your AR. This is only the situation. Then the next one, if you're going to see, a profit maximizing monopolist will produce the level of output. A profit maximizing monopolist will produce the level of output at which average revenue is equals to the average total cost. That means AR is equals to AC. नहीं. Average revenue is equals to marginal cost. AR is equals to MC. नहीं. Marginal revenue is equals to marginal cost. Yes. ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है. बचपन इन द सेंस ये हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि marginal revenue is equals to what your marginal cost. Then इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, the next one is your objective number 13. Pay attention and listen very carefully. थोड़ा हम लोग स्पीड अप करेंगे बिकॉज ये सब ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है. फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट कौन से कंडीशंस होने चाहिए? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट है उसके लिए प्राइस आपका ग्रेटर होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट. बाकी सब चीज़ें क्या हैं? नथिंग इज गुड. सो प्राइस मस्ट बी ग्रेटर दैन योर मार्जिनल रेवेन्यू. ये सिचुएशन क्यों होता है? एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर दैन मार्जिनल रेवेन्यू. ये तो पता है ना आपको क्लास, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की हैं. एवरेज रेवेन्यू कितना होना चाहिए? एवरेज रेवेन्यू आपका ग्रेटर देन होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से. इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? प्राइस जो है ग्रेटर देन होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से. तो ये कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर क्या है? ए है. बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं, ऑलरेडी हमने कवर की हुई हैं. नेक्स्ट चलते हैं 14th पे. द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द मोनोपोली एंड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मोनोपोली एंड प्रॉफिट कॉम्पिटिशन क्या है यहाँ पे? जरा पढ़ते हैं पहला वाला. द फर्स्ट वन, अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट. यस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका MC इक्वल होता है MR के. ये ठीक है, लेकिन whereas a monopolist maximizes the profit at a point where the marginal revenue curve exceeds the marginal cost. नहीं, ये गलत बात है. marginal revenue curve exceeds the marginal cost. no. यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी कुछ situations होनी चाहिए जो हम देखते हैं. now we'll go to read the next one. A firm in a perfect competitive market maximizes the profit at the point where average revenue equals to the marginal cost, whereas the monopolist maximizes the profit where the average revenue exceeds the marginal cost. So this one is what? This answer is your right answer, because MC must be equals to the MR and there are the many more things. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने कवर अप की है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. हम सीधा जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं. एंड नाउ द मैच द फॉलोइंग. जरा ध्यान देना, मैच द फॉलोइंग. नाउ मोनोपोली, व्हाट इज द आंसर ऑफ अ मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर. लीगल प्रोटेक्शन. लीगल प्रोटेक्शन कहाँ है? लीगल प्रोटेक्शन ये है, एक पार्ट है तुम्हारा सोर्सेस ऑफ मोनोपोली का. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. अब शॉर्ट रन में फर्म को या तो एक्सेस प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा?
नॉर्मल प्रॉफिट, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में होगा इनको या तो एक्सेस प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका आंसर। मोनोपोली, सिंगल सेलर, लीगल प्रोटेक्शन, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, या तो एक्सेस प्रॉफिट होगा या तो सब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉन्ग रन में एक्सेस और नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये है आपका क्या आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड आउट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। नाउ ट्रू और फॉल्स की बात करें तो पहला क्या है, द फर्स्ट वन, अ मोनोपोलिस्ट सेल्स अ कमोडिटी विच हैज़ अ क्लोज सब्सटीट्यूट। नो, फॉल्स। यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट होता नहीं है। क्लोज सब्सटीट्यूट कहाँ पे होता है, जहाँ पे मोर देन वन सेलर हो। इफ़ इट इज़ मोर देन वन सेलर, कहीं पे भी एक सेलर या दो सेलर से ज़्यादा सेलर हैं बिजनेस फर्म में, तो वहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आता है, वहाँ पे कंपटीशन आता है। लेकिन सिंगल सेलर के केस में यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सिंगल सेलर के केस में यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तो फर्स्ट आंसर क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेटमेंट, द मोनोपोलिस्ट सेल्स अ कमोडिटी विच हैज़ अ क्लोज सब्सटीट्यूट, इट इज़ फॉल्स। सेकंड, इन अ मोनोपोली द फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम, यस ट्रू। मोनोपोली के केस में फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे सेम होते हैं। ये क्या है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। देन अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ट्रू। अ डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, नो, इट्स फॉल्स। अपवर्ड नहीं होता है, ये होता है क्या, डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, ना ही कि अपवर्ड। मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नॉट अ अपवर्ड स्लोपिंग, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट वन, इन द लॉन्ग रन अ मोनोपोलिस्ट मे इवन सेटल डाउन विद द नॉर्मल प्रॉफिट, यस। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मोनोपोलिस्ट को क्या करना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट पे भी सेटल होना पड़ता है, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर कभी कभी क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट होता है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है क्लास, जरा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि मोनोपोली के केस में लॉन्ग रन में एक्सेस प्रॉफिट होता है, एग्री। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि लॉन्ग रन में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर मार्केट में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि नोबडी विल गोइंग टू परचेज, कोई भी कस्टमर हमारा गुड्स परचेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें जो एक्सेस प्रॉफिट होता था वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जैसे ही डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, वापस हम एक्सेस प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देंगे। तो जब डिमांड ही नहीं है तो कभी कभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट पे क्या करना पड़ेगा, सेटल डाउन होना पड़ेगा। And the last one, under the monopoly the price is equals to the AR is equals to MR is equals to MC, नहीं, यहाँ पे ये केस नहीं है। ये केस कहाँ पे है, AR is equals to MR is equals to MC। ये केस अगर आपको याद हो तो ये केस हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू MC। लेकिन मोनोपोली के केस में क्या होता है, मोनोपोली के केस में प्राइस इज इक्वल्स टू द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ये सिचुएशन होता है कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सिचुएशन गलत है, ये सिचुएशन यहाँ पे राइट है, दैट्स व्हाई आंसर क्या है यहाँ पे, फॉल्स है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच विल गोइंग टू स्टार्ट टुडे। एक छोटा सा समय हमारा मोनोपोली का, जो हम क्या करेंगे अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर डी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ऑलरेडी ये टाइप के क्वेश्चन हमने परफेक्ट कंपटीशन में सॉल्व किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम, द फर्स्ट कॉलम इज़ योर क्वांटिटी, दूसरा कॉलम आपका प्राइस है और तीसरा कॉलम है आपका टोटल रेवेन्यू। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले भी जो हमने सॉल्व किए हुए हैं और इसके प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी आपने पढ़े होंगे कि प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपका प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है। और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल रेवेन्यू। तो टोटल ये TRN माइनस TRN माइनस 1 कैसे सॉल्व होगा देखा जाएगा। तो जरा ध्यान देना, पहले आपकी क्वांटिटी कितनी है 1, प्राइस कितना है 35, टोटल रेवेन्यू कितनी है 35।
अब जैसा मैंने बताया प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों का मतलब सेम होता है, तो 35 अगर आपका प्राइस है तो 35 आपका क्या हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू में यहाँ पे क्या आएगा डैश। सेकंड सिचुएशन की बात करें तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना है 32, अगर एवरेज रेवेन्यू 32 है तो प्राइस भी कितना होगा 32, और यहाँ पे अगर प्राइस 32 है नॉर्मली हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। थर्ड पे आते हैं, अगर प्राइस आपका 29 है तो एवरेज रेवेन्यू भी कितना होगा 29, प्राइस अगर 29 है तो एवरेज रेवेन्यू भी कितना होगा 29, और प्राइस को जब मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल रेवेन्यू। सो 3 को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस से, 3 इंटू 29 करोगे तो आपका आएगा फाइनली 87, और ये 87 इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर टोटल रेवेन्यू इज। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू ये दो टोटल रेवेन्यू के बीच का क्या होता है डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूँ 64 और 87 के बीच के डिफरेंसेस की, तो इसके बीच का डिफरेंस आता है 23, और जो कि नहीं कि अब हमारा क्या है जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो अगर जब बात की जाए यहाँ पे 64, अगर 87 में से अगर 64 में माइनस करता हो तो मुझे कितना मिलता है 23। तो कहना है इससे कि 87 में से माइनस किया 64 को तो मुझे आया आंसर क्या 23। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 में मैंने 23 को ऐड किया तब मुझे कितना आया 87 आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 87 में से आप 64 माइनस करोगे तो आएगा कितना 23। अगर मैं 64 में 23 ऐड कर देता हूँ तो आपका आंसर आता है 87। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि आपका एक टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 87 और आपका मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है 17। अगर मैं 87 में 17 ऐड करता हूँ, अगर 87 में 17 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट दिस टोटल रेवेन्यू ओवर हियर। तो 87 प्लस 17 करो तो 97 एंड 104 आपका क्या हो गया टोटल रेवेन्यू आ गया। जरा बात को समझना, इसके पहले वाले सिचुएशन में देखोगे तो द डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल रेवेन्यू इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। उस हिसाब से ये फिगर और यहाँ पे जो आने वाला है फिगर उसके बीच के दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है तुम्हारे 17 है। तो अगर मैं 87 में 17 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 104, और यहाँ पे अगर यही 104 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, यही 104 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा क्या एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और यहाँ पे 104 को डिवाइड करो 4 से, हाउ मच यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 26। आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 26, और ये 26 अगर एवरेज रेवेन्यू मिला है तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू व्हाट योर प्राइस। तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ पॉइंट पे इफ यू गोइंग टू सी, 5 हमारा क्वांटिटी है, 5 इज योर क्वांटिटी, 23 इज योर प्राइस। इफ यू गोइंग टू मल्टीप्लाई द प्राइस विद द क्वांटिटी, हाउ मच विल गेट, you will get the answer of 23 into 5, that means 5 3s are 15, 1 5 2s are 10, 1 11, 115। अब 23 आपका प्राइस है तो एवरेज रेवेन्यू भी कितना हो जाएगा 23, और 104 और 1015 ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो पता ही चल जाएगा आपको कितना है आंसर 11। दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करो, आपको आंसर 11 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद 6 और 120 दिया हुआ है, 120 को डिवाइड करो क्वांटिटी से, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यू विल गेट हाउ मच 24, और ये 24 नॉट अ 24 हो गया, वेट 120 डिवाइड बाय 6 यू विल गोइंग टू डू, यू विल गेट द आंसर ऑफ 20, और ये 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। सिंस एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों का मतलब सेम होता है, अगर यहाँ पे आपका 20 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 20, और 115 और 120 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपका 5, जो कि आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि क्या आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद 7 इंटू 17, तो 17 7 ज़ा
हाउ मच विल गेट 9 4 119। तो यहाँ पे देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया 119। अब प्राइस 17 है तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, सॉरी टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 119। अगर प्राइस देखोगे तो प्राइस कितना है 17 है। अगर प्राइस तुम्हारा 17 है तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 17। एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा तुम्हारा 17। एंड इन द सिमिलर मैनर इफ यू गोइंग टू सी यहाँ पे तो 8 क्वांटिटी में क्या हो रहा है, 8 क्वांटिटी में व्हेन द क्वांटिटी इज 8 and nothing is given to you, the price is also not given, but they have given the one information। यहाँ पे एक information दी है क्या कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू -7 है और ये -7 को अगर मैं 119 में ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो 119 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ और -7 ऐड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा 119 - 7। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 112। ये 112 आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। ये आपको दिया हुआ है प्राइस, हाउ मच इट इज़ 8। इसको डिवाइड करो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो हाउ मच विल गेट, यू विल गेट ओवर हियर द एवरेज रेवेन्यू बाय डिवाइडिंग द 112 विद द 8। तो अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच विल गेट, एक 1 जा और एक 4 जा, सो 14 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। अब ये 14 क्या आया आपका एवरेज रेवेन्यू आया और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों क्या है सेम है, तो ये 14 ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगा। ये 14 ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का है आपका इक्वल है। फिर जब क्वांटिटी 9 है तो आपका टोटल रेवेन्यू 99 है और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कितना 11 है। तो सिंपल सा है, एवरेज रेवेन्यू 11 है तो आपका प्राइस भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों का मतलब सेम है। अब फाइनली लास्ट पे आते हैं। तो लास्ट है आपका जब क्वांटिटी 10 है, आपका टोटल रेवेन्यू 80 है, एवरेज रेवेन्यू 8 है। अब जब एवरेज रेवेन्यू 8 है तो आपका प्राइस भी क्या होगा 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे मिसिंग है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट होगा? द डिफरेंस बिटवीन द टू टोटल रेवेन्यूज आर नथिंग बट द मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर 80 में से हम 99 माइनस करते हैं, 80 में से 99 माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा? सो इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली -19। तो यहाँ पे व्हाट इज द आंसर? आंसर आपका आ गया -19। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर डी ऑफ अ मोनोपोली फर्म। ये आपके सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर डी मोनोपोली फर्म के। तो आपने जैसा देखा कुछ फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं, कुछ फॉर्मूले आपने सेमेस्टर 1 में पढ़े हुए हैं, वो फॉर्मूले हमने यूज़ करके ये सम को क्या किया सॉल्व किया। तो आप क्या करेंगे, आपको सेम सम सॉल्व करना है, रिवाइज करना है एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।